भी तीखे सवाल रहे, बड़ी ही बेबाकी के साथ आपने उन तमाम सवालों का जवाब दिया। सत्ता पक्ष को लेकर भी जितने सवाल थे आपने उन सवालों के जवाब दिए, साथ ही साथ हरियाणा और पंजाब के रिश्तों को लेकर भी आपने तमाम सवालों के जवाब हमें दिए। बिल्कुल, और देखिए इसी को कहते हैं बेबाकी से, मुखरता से अपने जवाब देने। आपके सामने जो भी सवाल पढ़ते जाए, बेबाकी से, मुखरता से आप जवाब देते जाए, और यही जनता चाहती है। और अब अपूर्वा, हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मंच पर मैं अब इनवाइट करना चाहूंगी राज्यसभा सांसद, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सुभाष बराला जी का। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। और इसके साथ ही इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी अभिषेक पांडे। अभिषेक, ओवर टू यू, और आप सवाल कर सकते हैं और बराला जी के पास आपके जवाब भी होंगे। तो चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम गेस्ट का, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच अपूर्वा और सृष्टि। और सर बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका इंडिया न्यूज के इस खास मंच पर, क्योंकि आज का दिन बड़ा खास है। धन्यवाद। इंडिया न्यूज की एक मजबूत नींव, एक मजबूत पिलर आज समाज, उसके 20 साल पूरे हुए, यानी कि 2 दशक का सफर उसने पूरा किया है। और इसी के साथ अगर हम अपनी इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, और सबसे पहला सवाल मैं आपसे करूंगा, अगर बात आपके पोर्टफोलियो को, प्रोफाइल को लेकर करें, आप राज्यसभा में सांसद हैं, और अगर हम सदन को लेकर बात करें, हाल ही में सदन में हमने देखा जिस तरीके से स्थितियां देखने को मिली, जिस तरीके से हमने देखा विपक्ष जो है वो काफी ज्यादा हूटिंग करता हुआ, नारेबाजी करता हुआ नजर आया। क्या एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये जो प्रक्रिया, ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, उसे आप बेहतर मानते हैं? देखिए, आज के दिन जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दलों का है अभिषेक जी, उसको किसी भी सूरत में ठीक नहीं ठहराया जा सकता, जायज नहीं ठहराया जा सकता। आज पूरी दुनिया देखती है, पूरी दुनिया हमारे व्यवहार को बहुत बारीकी से उसकी जांच करती है, उसको निहारती है कि कौन नेता, कौन व्यक्ति, कौन सी पार्टी जो जनता ने चुन करके हमें जिस जिम्मेवारी के लिए भेजा है, यानी कि संसद में बैठ करके हम एक तो पॉलिसीज बनाएं, नीतियों के ऊपर काम करें, देश को आगे लेकर के जाने का विजन रख करके काम करें, और दूसरा उनकी जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं उनको हम संसद के प्लेटफार्म पर उठाने का काम करें, उनका समाधान करवाने का काम करें। जब ये होता दिखता नहीं है आम आदमी को लगता है कि यहाँ तो बात ही कुछ और प्रकार की हो रही है। यहाँ तो आज दिखाई देता है कि कैसे एक सांसद जब संसद भवन के अंदर प्रवेश करता है, एक पार्टी के बड़े नेता, सदन के अंदर विपक्ष के नेता उस सांसद को गद्दार कहते हैं, और वो भी ऐसे परिवार के सांसद को जिसने पंजाब के अंदर शांति के लिए कितने बड़े प्रयास किए, और वो प्रयास करते करते अपना बलिदान भी दे करके चले गए। और जब खुद के परिवार की बात आती है तो बलिदान की बात करते हैं, दूसरे का परिवार का बलिदान उनको बलिदान भी नहीं लगता। जब इस प्रकार का व्यवहार होता है तो निश्चित रूप से एक सांसद के नाते जितनी तकलीफ है मुझे लगता है कि एक आम नागरिक को उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ है। आम नागरिक ये चाहता है कि हमने जिन लोगों को चुन करके भेजा है वो हमारी भलाई के लिए काम करें, वो हमारे उत्थान के लिए काम करें, वो देश की तरक्की के लिए काम करें, वहाँ पर अच्छी पॉलिसीज बने, अच्छे कार्यक्रम वहाँ से निकल करके आएँ, और जन कल्याण के अंदर उस समय का उपयोग हो, यानी कि सदुपयोग हो। वो जब होता नहीं दिखाई देता है तो फिर ऐसे लोगों को ऐसे परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। अब पिछले इसी प्रकार के अपने गैर जिम्मेदाराना पर जो उनका व्यवहार रहा है, उसी के कारण से तो लगातार कितने चुनाव हारी है विपक्षी पार्टियां। बिल्कुल सर, जिस तरीके से इन तमाम बातों का आपने जिक्र किया, इस विषय पर भी मैं आने वाला था। जो ये तस्वीरें देखने को मिली, जाहिर तौर पर ये तस्वीरें जो है स्वस्थ राजनीति के लिए और एक मजबूत लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं है। लेकिन सर, अगर आज के समय की राजनीति को लेकर बात करें, अब ये कहा जा रहा है कि पहले की जो राजनीति थी, अगर हम आज से 20 साल पहले जाते हैं तो तब मतभेद हुआ करते थे, मनभेद हुआ नहीं करते थे। आज के समय में मतभेद भी है, मनभेद भी है। क्या आज के युवाओं के लिए जो ये मनभेद की राजनीति होती नजर आ रही है, वो किस तरीके से आप देखते हैं कि क्या एक बेहतर संदेश है, या हमारा युवा जो है वो अगर इसे देखता है तो उसके लिए भी कह सकते हैं कि ये एक काले दिन के जैसा है कि जो नेता आपस में जिसने मिलकर बातचीत करके, जिस तरीके से अभी आपने भी जिक्र किया, पॉलिसीज बनानी है, बातचीत करनी है, देश का विकास कैसे करना है उस पर बात करनी है, लेकिन वो मनभेद को लेकर लगे हुए हैं?
देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आज का जो युवा है, आज के दिन युवा, मुझे लगता है बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण रख करके चलने वाला हमारे देश का युवा है, जिसको हम खास करके जेन जी कहते हैं। वो जेन जी हमारा सृजन में विश्वास करता है, विध्वंस में विश्वास नहीं करता। यानी कि वो चाहता है कि अच्छे काम हो, समय का अच्छा उपयोग हो। लेकिन हम संसद में क्या देखते हैं, युवा पीढ़ी जिसको नापसंद करती है। देखिए, अभी विपक्ष के नेता राहुल जी संसद के अंदर जब बोलने का मौका दिया जाता है तो अनर्गल बातें शुरू कर देते हैं। ऐसी बात जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, उस बात को जिद करके भी मैं इस विषय के ऊपर बोलूंगा। जिस किताब की चर्चा की जनरल नरवणे की, वहां से शुरू हुई ना इस बार की जो अव्यवस्था संसद के अंदर जो हुई है। जिस व्यक्ति ने पुस्तक लिखी नहीं, अब ये दर्शक तो देख रहे हैं, नौजवान ये देख रहे हैं, ये बेटे बेटियां बैठे, जो चीज आज अस्तित्व में नहीं है उसको लेकर के आप बहस करना चाहते हैं और कहते हैं मैं तो इस विषय के ऊपर बोलूंगा, और देश के प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया जाता। ये जो इस प्रकार का जब दृश्य दिखाई देता है, निश्चित रूप से युवा उद्वेलित होता है। युवा के ध्यान में एक बात है, आज के दिन नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से युवा शक्ति का, खास करके जैन जी का, देश को 2047 यानी कि जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे उस समय विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा करें, इस उम्मीद से मोदी जी की तरफ देख रहे हैं। और वो उम्मीद वैसे नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने हमारे देश को, जो हमारा देश फ्रजाइल 5 इकोनॉमी की, यानी कि जो 5 दुनिया की बड़ी बीमारू अर्थव्यवस्थाएं थी, वहां से निकाल करके यहां लेकर के आए चौथी अर्थव्यवस्था, और तीसरी की तरफ अग्रसर है। तो अब हमारे देश का युवा नरेंद्र मोदी जी जैसे सृजनात्मक व्यक्तित्व की तरफ ध्यान करेगा या उधर आकर्षित होगा, या जो विध्वंस की तरफ लेकर के जाना चाहते हैं देश के युवाओं को, विध्वंस के रास्ते पर लेकर के जाना चाहते हैं, युवा वहां तो नहीं जाएगा। बिल्कुल। और सर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, आज का जो युवा है वो दूरगामी सोच वाला युवा है, वो आगे की सोचता है, फ्यूचर की सोचता है, क्योंकि एआई का जमाना है। और जिस तरीके से आपने जेनजी का जिक्र किया, जी को मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा और मैं आऊंगा जी राम जी बिल पर, क्योंकि जी राम जी बिल को लेकर अगर बात करें, उसको लेकर भी भारी विरोध देखने को मिला। जहां अभी आपने जिक्र किया कि हम जनता के सरोकार को लेकर काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं जनता के हित को लेकर, लेकिन दूसरी ओर विपक्षी आरोप लगा रहा है कि जनता के हित में हमने काम किया था, हमने रोजगार की गारंटी दी थी, हमने ये कहा था कि आपको 100 दिन का रोजगार एनी हाउ, यानी कि किसी भी कीमत पर मिलेगा, इससे आपके घरों में चूल्हा जल सकेगा। लेकिन उस चूल्हे को बुझाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। देखिए, मुझे लगता है कि जो केवल नाम की राजनीति करते हैं वो कितने दिन चलेंगे, वो चल नहीं सकते। आप नाम की राजनीति करिए केवल संकेत के लिए, आप काम की राजनीति करिए ना। डिलीवरी तो काम की राजनीति से होगी, नाम की राजनीति से नहीं होगी। हाँ, हम महात्मा गांधी जी का सम्मान करते हैं, जितना सम्मान कांग्रेस पार्टी नहीं करती उससे ज्यादा हम लोग करते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी जी का सम्मान करती तो ये युवा इस बात को समझते हैं, इन्होंने इतिहास में पढ़ा है, और ये तो पुराना इतिहास नहीं है, ये तो आजादी के बाद का इतिहास है। इन्होंने पढ़ा है कि महात्मा गांधी जी कह करके गए थे कि जिस पार्टी के नाम पर, जिस संगठन के नाम पर आजादी की लड़ाई लड़ी गई हो, उसमें देश ने भाग लिया था, इसलिए उसके नाम को हटा देना चाहिए अगर राजनीति करनी है। जिस तिरंगे झंडे को लेकर के हमारे अनेकों नौजवान उसको हाथ में ले करके लड़ाई लड़ते लड़ते अपने प्राणों का बलिदान दे करके चले गए देश की आजादी के लिए, वो झंडा अब छोड़ देना चाहिए। महात्मा गांधी जी का सम्मान करते तो युवा मान सकते हैं कि उन लोगों को उस नाम को भी छोड़ना चाहिए था, उस झंडे को भी छोड़ना चाहिए था, उन्होंने तो नहीं किया। लेकिन व्यवहार के अंदर क्या है, ये आज का युवा इस बात को देख रहा है, आज भारतवासी इस बात को देख रहा है कि वो महात्मा गांधी जी के नाम का उपयोग करना चाहते हैं, या उनका जो ग्राम स्वराज का स्वप्न था, विकसित भारत का स्वप्न था। महात्मा गांधी जी का मानना था कि भारत को अगर विकसित राष्ट्र बनना है तो उसको अपने गांव देहात का,
उसको विकास करना पड़ेगा, वहां पर रोजगार के अवसर पैदा करने पड़ेंगे, वहां पर लघु उद्योग खोलना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने चाहे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की बात करें, उसमें भी ग्राम स्वराज की बात आई है, महात्मा गांधी जी के स्वप्न को पूरा करने की, और बजट के अंदर भी बात आई है कि हम महात्मा गांधी जी के उस स्वप्न को पूरा करने के लिए, और ये जो वीबी जीराम जी है, ये उस दिशा के अंदर अभिषेक जी बहुत बड़ा एक कदम है, बहुत बड़ा कदम है कि 100 दिन का जो रोजगार था उसको 125 दिन का कर रहे हैं। उसके अंदर जो भ्रष्टाचार था, वो भ्रष्टाचार न्यूनतम स्तर पर जाकर के एक दिन पूरी तरह से वो जमीन के अंदर वो गड़ जाए, खत्म हो जाए, यहां तक उसको लेकर के जाने की योजना है। और उसके अंदर देखिए, आप केवल वीबी जीराम जी कोई नाम खाली ऐसा नहीं है, उसके अंदर विकसित भारत के ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की जो गारंटी है, उसको लेकर के नाम उसको रखा गया है। इसलिए इसमें कहीं कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जैसे मैंने कहा 100 दिन का रोजगार मिलता था, अब 125 का मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आधारभूत ढांचा जो मजबूत करने के काम हो सकते हैं, चाहे वो गली है, नाली है, खेत का रास्ता है, चाहे कोई विद्यालय की दीवार है, विद्यालय का निर्माण है, CSC PSC का निर्माण है, महिलाओं के लिए कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों के लिए किसी प्रकार के निर्माण की बात करनी है, उसका है। फिर आपदा प्रबंधन बहुत बड़ा एक विषय आता है। अब पिछला ये सीजन जो था, बारिश के सीजन के बाद जो जितनी ज्यादा बारिश आई थी, या उससे पहले आजकल मौसम परिवर्तन के कारण बारिशें आने लगी, उसमें आपदा प्रबंधन के विषय में आपको बहुत बड़ा काम करने की जरूरत पड़ती है। आपदा प्रबंधन में आप इस जी राम जी की जो लेबर है, इसको पहले मनरेगा के मजदूर कहते थे, उनके माध्यम से आप बड़ा काम कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप, सबसे बड़ी है आजीविका मिशन, जो हमारे गांव देहात की बहनों के छोटे छोटे ग्रुप होते हैं। यहाँ शायद ये नई पीढ़ी उसके बारे में कितना जानती है मुझे नहीं पता। गांव के अंदर महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके उनको काम दिया जाता है, छोटे छोटे काम, जिसका स्वप्न महात्मा गांधी जी देख करके गए थे, वो उनका पूरा हो। उसके लिए भी अगर किसी ढांचे की जरूरत पड़ती है, भवन की जरूरत पड़ती है, किसी को डेयरी फार्मिंग के लिए जरूरत पड़ती है, किसी को भेड़ बकरी पालन के लिए जरूरत पड़ती है, किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप को, वो तक बनाने का प्रावधान इस वीबी जीराम जी योजना के अंदर है। इसलिए आप ये देख पाएंगे कि वास्तव में प्रैक्टिकली महात्मा गांधी जी के सपने को कौन पूरा कर रहा है। बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया महिलाओं को रोजगार देने को लेकर, लखपति दीदियां बन रही हैं, ड्रोन दीदियां बन रही हैं, लेकिन दूसरी ओर जहां अभी आपने जिक्र किया इस वीबी जी राम बिल को लेकर कि लगातार हम काम कर रहे हैं, इसको इनिशिएट लेकर हम और आगे सोच रहे हैं, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि जो हमने काम किया है, जो हमने नीतियां लेकर आए हैं, उन्हीं नीतियों को आप रीनेम कर रहे हैं, यानी कि नाम बदल दे रहे हैं, नाम बदल कर उन्हीं नीतियों का पेश कर रहे हैं, और आप ये ढिंडोरा पीट रहे हैं कि ये काम हमने किया। ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण आरोप है। देखिए, अगर पीछे कोई योजना जी देश के अंदर लागू हुई, जी देखिए, योजना को लागू कर, पहले तो बनाना, लागू करना, उसको धरातल के ऊपर उतारना, और उसके परिणाम अपेक्षित हैं कि नहीं है, इसकी जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार को दी गई है देश की जनता के द्वारा। अगर किसी योजना के अंदर कोई कमी है, अगर आज पूरा नहीं करेंगे, तो देश के नौजवान क्या कहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी तो पुराने ठर्रे के ऊपर काम कर रहे हैं। अब इस योजना के अंदर ही देखिए, मैं इसी का उदाहरण देना चाहूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कितना कितना भ्रष्टाचार था इसके अंदर, हमने भी देखा है पूरे देश के अंदर, और इसका कितना दुरुपयोग भी हो रहा था। इसलिए इसमें एक प्रावधान ये भी किया गया कि इसके अंदर एक तो भ्रष्टाचार न्यूनतम स्तर पर जाए, जैसे मैं पहले भी कह चुका। इसके लिए इसमें बहुत सारी नई तकनीक है, उसमें उसकी लंबी चर्चा में मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन भ्रष्टाचार न्यूनतम स्तर पे इसमें जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसमें दूसरा जो काम किया गया है, इसका जो पैसा खर्च होगा उसमें 60 केंद्र देगा और 40 प्रदेश देगा। तो प्रदेश की जिम्मेवारी जब तय हो जाती है, वरना तो प्रदेश भाग जाता था। कोई भी देश का राज्य आप देखिए, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य आप देखिए, पंजाब देखिए ना, जिसके नेता भी बोल करके गए हैं, ये कितना इस जो मनरेगा नाम की जो योजना थी, उसके पैसे का कितना सदुपयोग करते थे या दुरुपयोग करते थे। आज प्रदेशों की भी जिम्मेवारी है। इस योजना में ये अनुपात नया तय किया है 60-40 का, 60 केंद्र खर्च करेगा, 40 प्रदेश खर्च करेगा। उसके अंदर उनकी जिम्मेवारी तय हो गई है कि वो भी
अपने प्रदेश के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए, अपने प्रदेश को आपदा से बचाने के लिए, अपने प्रदेश में आजीविका के साधन नए उभर करके आए, उसके लिए वो काम करवाएं, उनकी जिम्मेवारी फिक्स हो जाती है। अब नरेंद्र मोदी जी ये काम कर रहे हैं तो उसमें कौन सा गलत है? बिल्कुल सर। सर अब थोड़ा सा जिन बातों का आपने जिक्र किया, आपने रोजगार का जिक्र किया, आपने योजनाओं का जिक्र किया, अगर प्रदेश को लेकर बात करें तो विपक्ष अब ये भी लगातार कहता नजर आ रहा है कि आप लोगों ने जब योजनाएं चलाई, आप ये कह रहे हैं कि जो आपकी योजनाएं हैं वो सक्सेसफुल है, तो उसका असर लोकसभा चुनाव के नतीजों में आखिर क्यों नहीं देखने को मिला? आखिर क्यों लोकसभा चुनाव के जो नतीजे निकलकर सामने आए, जो उसके परिणाम सामने आए, उस पर जनता की नाराजगी देखने को मिली? देखिए, इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है जी कि लोकसभा में, हरियाणा में भी और देश में भी हमारी सीटें पहले के मुकाबले कम आई है। लेकिन एक बात और देखने की जरूरत है कि देश में गैर कांग्रेसी कोई सरकार, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार, नरेंद्र मोदी जी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं शुद्ध रूप से, या तो अटल बिहारी वाजपेयी जी बने थे, उनकी सरकार विपक्ष ने बीच में डगमगा करके रखी थी, लेकिन ये स्थिर सरकार देश की जनता ने बनाई, देश की जनता ने तीसरी बार बनाई। ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल। जब इस प्रकार के भ्रम पैदा किए गए, जैसा भ्रम अभी माननीय विपक्ष के नेता लोकसभा के अंदर राहुल जी, जो किताब आई नहीं उसके बारे में भ्रम पैदा कर रहे हैं कि जनरल नरवणे इस प्रकार से लिख रहे हैं, भाई किताब तो अभी पब्लिश हुई नहीं है। वैसा ही उस समय एक भ्रम पैदा किया गया था, और वो गरीब आदमी, हमारे देश का कम पढ़ा लिखा आदमी कई बार भ्रम के अंदर आ जाता है कि संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। इस प्रकार के जो झूठे लारे और नारे कई बार जब दिए जाते हैं, मुझे हरियाणा के एक बहुत वरिष्ठ नेता की एक इसमें बात ध्यान में आती है। चौधरी देवीलाल कहते थे कि लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है, लोगों को बहकाना आसान है। तो लोग कहीं न कहीं इस प्रकार की बहकाई में आए और थोड़ी हमारी सीटें कम हुई, वरना तो एक ये बड़ी उपलब्धि है अभिषेक जी की हमारी सरकार तीसरी बार लगातार, और वो भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, सेवा करने के लिए लोगों ने उसको मौका दिया है। छोटी बात नहीं है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर सर एक बड़ी बात है तीसरी बार सरकार लगातार देश में बनाना, लेकिन दूसरी ओर ये भी है कि लोगों की नाराजगी जो है वो लगातार सरकार से बनी हुई है। और एक तरफ ये भी कहना कि जो किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन का इम्पैक्ट जो है वो भी नतीजों पर पड़ता नजर आया। अगर हम हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में लेकर बात करें तो हरियाणा में भी जिस तरीके से 10 सांसदों में से 5 सांसद बीजेपी के चुन के आए, 5 सांसद कांग्रेस के चुन के आए, ये बड़ा लॉस जो है ये भी कहा गया कि किसान आंदोलन की वजह से ही है। क्या आप मानते हैं कि किसानों की नाराजगी थी? क्या आप मानते हैं कि किसानों की नाराजगी की वजह से आप इस तरीके से एक बड़ा डेंट बीजेपी को हरियाणा में भी पड़ा? देखिए, किसी भी हार जीत के लिए कोई एक कारण कभी नहीं होता है जी, मल्टीपल कारण होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। इस प्रकार के विषय आते हैं, छोटे छोटे कई बार विषय ऐसे निकल करके आ जाते हैं। हाँ, एक छोटा कारण हो सकता है जी, किसान आंदोलन भी, लेकिन किसान आंदोलन भी वैसे ही लोगों की आंखों में धूल झोंकने का एक प्रयास था। मैं तो कई बार कहता हूं, मैं तो ठेठ हरियाणा के गांव से निकल करके आया हूं। हम तो जब छोटे बच्चे थे तो जब हमारी टीम हारती थी हम तो धूल उड़ाना शुरू कर देते थे, जिसको आप शुद्ध हिंदी में कहते हैं लोगों की आंखों में धूल झोंकना। ये मुहावरा मुझे लगता है वहीं गांव के खेल के मैदान से ही शायद निकल करके आया होगा। तो कांग्रेस पार्टी तो वो लोगों की आंखों में धूलिया देने का काम करती है, धूल झोंकने का काम करती है। अब उस समय देखिए जो बिल आए थे, किसानों की सहकारी समितियां देश के अंदर आज से काम नहीं कर रही, बहुत लंबे समय से काम कर रही हैं। बिल्कुल। और किसानी के क्षेत्र में जो कांग्रेस जिन बातों की कई बार श्रेय लेने का प्रयास करती है, वो चौधरी छोटू राम जी के समय में जब अंतरिम सरकार में चौधरी छोटू राम मंत्री होते थे, उस समय से किसानों की भलाई के लिए काम शुरू हुए थे। और मैं बहुत दावे के साथ ये कह सकता हूं, जिन कानूनों के विरोध में किसानों को आंदोलन के लिए कांग्रेस सहित कुछ अन्य दलों ने भड़काने का काम किया था, उनकी शुरुआत चौधरी छोटू राम करके गए थे। एपीएमसी एक्ट यानी कि मार्केटिंग बोर्ड के जितने भी नियम हैं, आज जो भी उन्होंने स्वरूप लिया है, उनका आधार वो थे। क्या चौधरी छोटू राम के ऊपर भी वे विश्वास करते हैं? आज कांग्रेस के नेता उनके नाम पर राजनीति करते हैं,
तो क्या वो कह दें कि चौधरी छोटू राम गलत काम करके गए, तो हम कह सकते हैं कि हाँ वो गलत काम करके गए थे, मोदी जी भी कर सकते हैं? लेकिन ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने किसान, क्योंकि जो छोटी होती जा रही है किसान की, टुकड़ों में बढ़ती जा रही है, क्योंकि आगे जितनी ज्यादा जनरेशन हो रही है, जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, उसके अनुपात में जमीन तो ऐसा कुछ है नहीं कि नया नया कुछ पैदा हो सकता है। जमीन तो स्थायी चीज है, जो है वो वही रहनी है। इसलिए छोटे जोत के किसान को प्रोटेक्शन देने के लिए, उसके खर्चे को कम करने के लिए, इनपुट्स को कम करने के लिए, और छोटे छोटे समूह बना करके, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना करके, और उनको बड़े बाजारों के अंदर उतारना। अगर बड़े बाजार के अंदर उतारना है, अगर एक किसानों का ग्रुप जो देहात के अंदर रहता है, 500 एकड़ पे, 1000 एकड़ पे खेती करता है, उसको उसके लिए बीज भी उसको बाजार से खरीदना पड़ेगा, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड भी उसको खरीदना पड़ेगा, यानी कि उसको वहां से लेकर के, और फिर मार्केटिंग के लिए भी जाना पड़ेगा, उसके लिए पूंजी की भी जरूरत होगी, उसको उधार पे बीज और एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट भी उठाने पड़ सकते हैं। बड़े ऐसी चीजें जो बड़ी खेती करने में सहायक सिद्ध हों, तो उसके लिए उसको प्रोटेक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? ये किसानों के लिए प्रोटेक्शन के लिए जो बिल लेकर के आए थे, ताकि जिस किसी फर्म से किसान बड़ी तादाद में, बड़ी मात्रा में बीज उठाए, कल को उसके जर्मिनेशन ना हो, कोई ऐसी बीमारी आ जाए, तो उसको संरक्षण देने के लिए, ताकि उसकी भरपाई हो सके। ना केवल बीज की कीमत की, बल्कि उसने जो उसके अंदर एफर्ट लगाए हैं, अपनी मेहनत लगाई है, उसका समय गया है, उसका उत्पादन खत्म हुआ है, इन सारी बातों से उसको संरक्षण देने के लिए मोदी जी बिल लेकर के आए थे। और मैं समझता हूं भविष्य के अंदर किसान जब इसका विश्लेषण करेगा, और नरेंद्र मोदी जी के से लेकर के मत करे, मैं आपके इस मंच के माध्यम से, आपके इन दर्शकों से, पूरे जो आपके आज टीवी के ऊपर जो बैठ करके आपके श्रोता दर्शक जो देख रहे हैं, उनको कहना चाहूंगा, चौधरी छोटू राम जी ने जब इस प्रकार के क्षेत्र में, यानी कि इस एक्ट के लिए काम किया था, वहां से लेकर के और जितने भी इसके अंदर कदम दर कदम सुधार हुए हैं, इसमें गड़बड़ियां हुई हैं, उनका विश्लेषण करिए, और आज जो हमारी जोत है उसके साथ उसकी तुलनात्मक उसका अध्ययन करिए, और फिर नरेंद्र मोदी जी के 3 कृषि कानूनों को उनके साथ रख करके, और फिर इसका अध्ययन करिए, तब वास्तव में रिजल्ट निकल करके आएगा, और तब किसान के ध्यान में आएगा कि हमने वो काम ठीक किया, गलत किया। इसलिए मैं चुनाव परिणाम की बात करते करते तो मैंने उसके बारे में भी बताया। ठीक है, कई बार बड़े काम के लिए कोई छोटा त्याग करना भी पड़ सकता है। 5 सीटें कम हुई हैं तो क्या हुआ? आज किसान इस बात के लिए पछता रहा है कि मैंने गलत काम किया। जी सर, बात किसानों को लेकर हो रही है। हाल ही में केंद्रीय बजट पेश हुआ और हरियाणा सरकार का बजट अभी कुछ ही दिनों में आना है, बजट सेशन चल रहा है। लेकिन इस बीच एक सवाल ये भी है कि बजट को लेकर बात की जाए तो लगातार बजट को लेकर ये कहा गया कि बजट में किसानों को अनदेखा किया गया। केंद्रीय बजट को लेकर बात कर रहा हूं मैं। तो क्या आपको लगता है कि असल में ऐसा है? क्या आप जो बातें, जिन योजनाओं को चलाने का जिक्र बजट में किया गया वो केवल कागजी रह गए? दूसरी ओर कुछ तथाकथित किसान नेता, मैंने तथाकथित शब्द का इस्तेमाल इसीलिए किया कि तथाकथित कुछ किसान नेता जो है वो ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि सरकार जो है वो कागज में आंकड़े तो लेकर चली आती है, लेकिन जब बात किसानों तक उन मुद्दों को, उन वादों को पहुंचाने की होती है तो किसान जो है वो केवल आस ताकता रह जाता है और सरकार विफल रह जाती है। देखिए, कुछ लोग ऐसा कहते हैं जी, जो वास्तव में किसान और किसानी का भला चाहते हैं, वो इससे अलग मत रखते हैं। अब आप देखिए, आज दुनिया के अंदर कहता हूं, पूरी दुनिया में हम दूध के सबसे बड़े उत्पादक देश के रूप में बनकर के उभरे हैं। बिल्कुल सर। मत्स्य पालन में, नीली क्रांति में हम दुनिया में बड़ी ताकत बनकर के उभरे हैं। आज हमारे किसान का उत्पाद, चाहे वो सब्जी है, फल है या अन्य उत्पाद है, खाद्यान्न है, वो विदेशों में जाते हैं। क्यों जाते हैं? अगर मोदी जी ने इस बात के ऊपर फोकस ना किया होता, नरेंद्र मोदी जी उस बात को लेकर के लगे, तो मैं तो किसानों के बीच में मैंने खूब काम किया है। हमने एक विषय के ऊपर काम किया था, किसान की जो लागत मूल्य है वो कम होनी चाहिए और किसान की आमदनी बढ़नी चाहिए। किसान को उसकी लागत के आधार पर कम से कम 50% लाभ
जोड़ करके उसको मिलना चाहिए। अगर 100 रुपये उसका खर्चा आता है किसी भी उत्पाद को पैदा करने में, चाहे खाद्यान्न है, फल है, सब्जी है, कुछ भी है, तो उसके ऊपर उसमें 50 रुपये कम से कम जोड़ करके, ताकि उसके परिवार का जो पूरा परिवार लगता है, अन्य उसमें जो खर्चे लगते हैं सारे उसकी भरपूर भरपाई भी हो जाए और वो एक अच्छी आमदनी के रूप में उसके लिए आए। तो 50% लाभांश मूल्य के ऊपर अगर किसी ने काम किया है लागत के आधार पे, नरेंद्र मोदी जी ने किया। केवल इतना नहीं है, एग्रीकल्चर इनपुट है जो, उसको कैसे सस्ते में किसान को उपलब्ध करवाया जाए और संसाधनों का बेहतर उपयोग कैसे किया जाए। आज मैं एक उदाहरण, अगर आपके पास समय है, वरना मेरे पास आंकड़े बहुत सारे हैं, मैं पूरा नोट करके लेके आऊं, लेकिन मुख्य बातें जो आप कर रहे हैं, अगर यहाँ सरकार का अगर उदाहरण देते हैं, अभी नायब सैनी जी के नेतृत्व की जो हमारी सरकार चल रही है, उसने जो हम एक बात कहते हैं तीव्र गति से विकास और अनुशासित खर्च, यानी कि जो ये जनता, देश की जनता जो टैक्स का पैसा देती है उसको हम वैसे थोड़ी उड़ा देंगे। नायब जी के नेतृत्व में यूरिया, डीएपी, अन्य उर्वरकों के ऊपर जो सब्सिडी आती है, 700 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने बचाए हैं। केवल पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था, मेरी फसल मेरा ब्यौरा के साथ सारी चीजों को लिंक करके किसान को उसी रिकॉर्ड के आधार पे खाद, यूरिया और डीएपी उपलब्ध करवा करके आज देश के सामने इतना बड़ा उदाहरण प्रस्तुत कर दिया कि कैसे अनुशासित खर्च और सिस्टम के अंदर पारदर्शिता, जवाबदेही लेकर के आई जाती है तो बड़े परिणाम आते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो इस प्रकार के काम हो रहे हैं, और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से इन सालों के अंदर देश की जीडीपी के अंदर कृषि क्षेत्र का जो हिस्सा बढ़ा है वो वास्तव में गौर करने लायक है। बिल्कुल सर, अगर कृषि क्षेत्र को लेकर बात हो रही है, हरियाणा को लेकर बात करें तो हरियाणा भी एक कृषि प्रधान प्रदेश है। हरियाणा में ज़्यादातर जो आबादी है वो कृषि से जुड़ी हुई है, किसानी है, खेती है। लेकिन अब जब किसानों को लेकर बात हो तो हालिया जो यूएस इंडिया ट्रेड डील है वो इग्नोर नहीं हो सकती। आप भी हरियाणा के मुद्दों को लोकसभा में, राज्यसभा में उठाते हैं जोर पुरजोर तरीके से। तो ऐसे में एक और ये भी आरोप लगते नजर आ रहे हैं कि जो यूएस और इंडिया ट्रेड डील है, ये ट्रेड डील किसानों के हित में नहीं है। इस ट्रेड डील के माध्यम से अगर सबसे ज्यादा लॉस अगर किसी को होगा तो भारतीय किसानों को होगा। इस ट्रेड डील को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि किसानों को दरकिनार करके ये ट्रेड डील की गई है? देखिए, पहली बात तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा हो नहीं सकता। मैं पिछले दिनों जब देश के प्रधानमंत्री जी ने अमेरिकन राष्ट्रपति के साथ जब उनका द्वंद्व चरम पर दिखाई दे रहा था कह रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल, अंदर पता नहीं क्या था, लेकिन दुनिया ये मान करके चल रही थी कि चरम पर है द्वंद्व। उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति के सलाहकार हैं, मैंने उनकी स्टेटमेंट, सार्वजनिक स्टेटमेंट जो उन्होंने टेलीविजन पर आकर के बयान दिया, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी अपने देश के किसान को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उसको बचाना चाहते हैं हमारे देश से डील करने के मामले में, और इसीलिए हमारी डील उनसे सफल नहीं हो रही। ये बात मैं इसलिए कोट कर रहा हूं, ये बात उस दिन भी सही थी और ये नई जब डील हुई है इसकी शर्तें तो बाद में सामने आएंगी, अभी तो कुछ भी सामने नहीं है, अभी तो धूल में लट घुमाया जा रहा है। अगर हमारी हरियाणवी भाषा में बात करें तो धूल में लट घुमाया जा रहा है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, जो उस दिन अमेरिका के राष्ट्रपति के आर्थिक सलाहकार ने जो बयान दिया था कि नरेंद्र मोदी जी अपने देश के किसान के हितों को सुरक्षित रख रहे हैं, वो आज भी वही स्थिति है। नरेंद्र मोदी जी के हाथों में हमारे देश का किसान का हित पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि इन सालों के अंदर, इन लगभग 12 सालों के अंदर जिस प्रकार से देश के किसान ने तरक्की की है, दुनिया के बाजार में अपनी हिस्सेदारी उसने डाली है। दुनिया में, जैसे मैंने पहले आपके सवाल के जवाब में बताया कि सबसे बड़ा दूध का उत्पादक बना है, नीली क्रांति के मामले में देश के किसान ने अपने झंडे गाड़े हैं। और मैं तो एक बात और कहता हूं कि अगर ये किसान आंदोलन के नाम पर कुछ दलों ने, किसान को तो ढाल बनाया गया था, असली किसान जो है वो आंदोलन में जिस प्रकार से शामिल हुआ था उसको बेचारे को पता नहीं था कि किस प्रकार की बातें हैं, किस प्रकार की डील है, क्या है क्या नहीं है,
कैसे कानून है, कुछ भी नहीं पता था, उसको गुमराह किया गया था। बिल्कुल अगर वो कानून बन जाते, मैं पुरानी सवाल के जवाब को मैं रिपीट कर रहा हूं इस बार फिर, तो हमारा किसान आज दुनिया के अंदर निर्यात करने की उसने शुरुआत की है। तो हमारे आज के दिन जो हमारा पढ़ा लिखा नौजवान किसान है, जो तकनीक का इस्तेमाल करना जानता है, और अब तो देश के प्रधानमंत्री जी ने नए बजट के अंदर जो एआई का प्रावधान कृषि क्षेत्र के अंदर खोलने का काम किया है, इस बजट के अंदर उसकी घोषणा हुई है। तो हमारा किसान नई तकनीक, उसके आधार पे कैसा मौसम रहेगा, उस मौसम के अनुकूल किस प्रकार का उत्पाद मेरे लिए फायदेमंद हो सकता है, केवल उपज या यील्ड के मामले में नहीं, भाव के मामले में भी पिछले कुछ सालों का विश्लेषणात्मक अध्ययन, चाहे वो मौसम के आधार पर, उपज के आधार पर, भाव के आधार पर, वो सारी चीजें उसको प्राप्त हो जाएंगी। अगर इस स्थिति के अंदर वो प्रोटेक्शन के लिए कानून अगर होता, तो आज दुनिया के बड़े बड़े फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो होंगे या दुनिया के बड़े किसान होंगे, उनको मेरा किसान जमीन के ऊपर उनको मात देता दिखाई देता। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, उन सारी कमियों के बावजूद भी देश का किसान, देश के किसान के हित नरेंद्र मोदी जी के हाथों में पूरी तरह से सुरक्षित। बिल्कुल। और सर, जिस तरीके से अभी जिक्र किया आपने, ये वही बात है कि जो असली किसान है वो तो खेतों में है, लेकिन जो लोग बयानबाजियां कर रहे हैं वो इस तरीके से बयानबाजियां करते रह जाएंगे। इसी नोट के साथ मैं आपको थैंक यू कहूंगा कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकाला हमारे लिए और हमारे खास कार्यक्रम में आप शामिल हुए, अपना कीमती वक्त आपने दिया। थैंक यू सो मच सुभाष जी। धन्यवाद। धन्यवाद अभिषेक जी। बहुत शुक्रिया सुभाष बराला साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका भी। चूंकि इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और लगातार हम जिस तरह से हर उस विषय को, हर उस सेक्टर को हम यहाँ पर छू रहे हैं, ताकि हमारी जो जनता है, हमारे जो दर्शक हैं, उन तक उनके तमाम सवालों के बेहतरीन जवाब उनके प्रतिनिधि बेबाकी के साथ दे सके। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले सेशन की ओर, और इस सेशन के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी विजय सांपला साहब जी को। एक्स यूनियन मिनिस्टर हैं विजय सांपला साहब, आप मंच पर आइए और इस सेशन को होस्ट करेंगी मेरी सहयोगी सृष्टि। सृष्टि, आप भी प्लीज मंच पर आइए और इस सेशन